हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल विकेश सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति के नियम के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं, जिससे कि बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप लोग के बीच ट्रिक भी लेकर आए हैं, जो कि पहले न्यूटन का नियम बता लेंगे, उसके बाद आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बहुत जल्दी आप लोग समझ जाएंगे और क्लियर हो सकता है आप लोगों को सारा क्वेश्चन उसके माध्यम से। तो न्यूटन्स का नियम जो है आइजैक न्यूटन सर ने प्रतिपादित किया था 1687 ईस्वी में, और प्रिंसिपिया नामक बुक में अपना पहला बार उन्होंने अध्ययन किया था, इसका लिखा था उसके बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है 3 ठो खोज किए थे, न्यूटन्स के 3 नियम खोज किए, अपने नाम पर ही तीनों नियम को रख दिए नाम। तो न्यूटन का प्रथम नियम और न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। अब तीनों का एक एक निक नेम भी होता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का जड़त्व का नियम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन का द्वितीय नियम को बोलते हैं संवेग का नियम, तो संवेग को नियम को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। और न्यूटन का तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो आइए हम लोग पहला नियम के बारे में अध्ययन करते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, यानी कि न्यूटन का जड़त्व का नियम। दोस्तों, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में हो या विरामावस्था में हो, तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। जैसे में आप लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कोई ठेला हो गया, ठेला को जब विरामावस्था में रखा हुआ है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लग जाए। तो बाहरी बल उसको ढकेला जाएगा, उसको पुल किया जाएगा या पुश किया जाएगा, खींचा जाएगा या ढकेला जाएगा, उसको दोनों में से कोई जब तक नहीं किया जाएगा उस पर, और पुश या पुल करने के लिए बल लगाना पड़ेगा। जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाएगा तब तक वहाँ से वो मूव नहीं कर सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक ना। जब उसको हम लोग ढकेलने लगेंगे, पुल करने लगेंगे, तभी जाकर वो ठेला गति में आ जाएगा। या वो गति में रहेगा तो उसको फोर्स लगाकर रोकने का प्रयास करना होगा, उसके लिए भी बल का आवश्यकता होता है। तो बाह्य बल लगाएंगे तभी उसको गति में जो वस्तु रहेगा उसको हम लोग विरामावस्था में कर सकते हैं, या जो वस्तु विरामावस्था में रहेगा उसको हम लोग गति में कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर यदि आप लोग क्लियर नहीं हुआ होगा तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर दे रहे हैं और पिक्चर के साथ बताएंगे, जिससे कोई भी कंफ्यूजन न रह जाएगा आप लोगों को। हाँ, तो दोस्तों देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम के बारे में आप लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जब तक ये विरामावस्था में है, जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ये जरा सा भी यहाँ से मूव नहीं होने वाला है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर ये एक पानी भरकर बोतल में रखा गया है, यदि इसका मास इससे अधिक है, तो देखिए इसको गति में ला रहे हैं, नीचे वाला कागज को गति में ला रहे हैं, इसलिए कि इससे मास कम है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए कि ये विरामावस्था में है, ये इसी पर है, कागज पर ही ये मौजूद है बोतल। लेकिन ये जो बोतल है वो विरामावस्था में है, और ये कागज को हम लोग गति में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तो ये गति में आएगा तो ये जरा सा भी प्रभावित नहीं होगा, इसलिए कि इससे इसका मास अधिक है और ये विरामावस्था में है। न्यूटन्स का प्रथम नियम के अंतर्गत ये आता है। देखिए, आप लोग समझ सकते हैं आसानी से एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे इसको झटका से हम लोग खींचेंगे तो ये देखिए कागज यहाँ पर आ गया, लेकिन ये जरा सा भी मूव नहीं हुआ। ओके, आइए ऐसे ही आप लोग एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग कन्फ्यूजन क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग एक और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। देखिए, न्यूटन्स का प्रथम नियम में यदि देखिए गिलास पर एक हम कार्ड रखे हुए हैं, एक पासपोर्ट कार्ड जो है, इसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, और यदि हम लोग सिक्का जो है ये विरामावस्था में मौजूद है इस कार्ड पर, लेकिन इस कार्ड को हम लोग खींचेंगे, बहुत तेज़ी से इसको गति प्रदान करेंगे, इसका वेलोसिटी यदि तेज हो जाएगा, बढ़ा देंगे, तो देखिए वो सिक्का है वहीं उसी में गिलास में ही गिर जाएगा, इसलिए कि वो विरामावस्था में है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ गिलास में ही गिर गया हो, इसलिए कि उससे इसका गति ज़्यादा हो गया और वो विरामावस्था में था, इसलिए वो यहीं पर रह गया। ओके, तो आप लोग सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ये सारा एग्जाम्पल ये न्यूटन्स का प्रथम नियम के अंतर्गत बताया जा रहा है। हाँ, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं आप, या इसको पुल करें, ये कार्ड को पुल करें या पुश करें, खींचे या उसको आगे की तरफ फोर्सिंग कर सकते हैं, मार सकते हैं, तब पर भी वो जो सिक्का है उस पर मौजूद है वही गिलास में ही गिरेगा, इसलिए कि स्थिर अवस्था में, और ये कार्ड जो है गति अवस्था में आ जाएगा इसको मारने के बाद। देखिए, इसी में गिर गया सिक्का। आप लोग समझ सकते हैं इससे कि कोई भी जब तक बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में वो अपने चलता रहेगा मोशन में।
आइए और एग्जाम्पल के साथ आप लोग क्लियर करा रहे हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम है क्या और उसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ दोस्तों, आप न्यूटन के गति का प्रथम नियम से कन्फ्यूजन में होंगे कि ये विरामावस्था यानी कि रेस्ट और गति में यानी कि गतिशील अवस्था में यानी कि स्पीड में कैसे इसका चेंजेबल आता है। तो देखिए, आप लोग बच्चों को कैरम बोर्ड खेलते हुए देखे होंगे, कैरम बोर्ड खेलते होंगे, देखेंगे एक तह पर एक तह करके गोटी को सजाया रहता है, एक दूसरे के ऊपर सब रखा रहता है गोटियों को, और जब तक वो गोटी को यहाँ से मारता नहीं, एक दूसरे गोटी से उसको झटका देता है ना, उसको जब तक मारेगा और जाकर जिस गोटी पर वो लगेगी नीचे वाली सतह पर ही लगती है ना कैरम बोर्ड का, आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए, उस गोटी पर लगेगा तो नीचे वाली जिस गोटी पर उसका फोर्स लगेगा वही वाली गोटी सिर्फ उसमें से निकलेगी, बाकी सब उसके ऊपर जितनी गोटियां रहती है वो रेस्ट में रहती है, तो वहीं पर वो रुक जाएगी, वहीं पर गिर जाएगी, लेकिन वो जो जिस पर बल लगा है, फोर्स लगा है, वो आगे की तरफ निकल जाएगी। या आप लोग ठेला वाला को देखे होंगे, जब तक वो ठेला पर फोर्स नहीं लगाता है, उसको पुश नहीं करता है, तब तक वो आगे की तरफ नहीं बढ़ती, वो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उसका बाह्य बल न लगाया जाए। और आप लोग किसानों को देखे होंगे, या घास काटते हैं लोग, या हंसुआ देखे होंगे, हंसुआ से बहुत सारे लोग कट करते हैं, तो वो जो प्लांट है, या छोटा प्लांट हो या जैसा भी, या ग्रास हो, ग्रास लैंड, उस पर कट करता है लोग, तो क्या होता है कि हंसुआ स्पीड में लाता है, बहुत स्पीड उसका ज़्यादा होता है, वेलोसिटी उसका ज़्यादा होता है, मोशन में होता है, तो निकल जाता है कट करके, और जो वो रहता है घास या जो भी प्लांट वहीं पर गिर जाता है। या आप लोग और एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा है या बस में यात्रा कर रहा है, तो वहाँ हाथ में गेंद लिया हुआ है और उसी में सीट पर बैठा है और गेंद को ऊपर फेंक रहा है, तो गेंद कहाँ पर गिरेगी? व्यक्ति को हाथ में ही गेंद गिरेगी। क्यों गिरेगी बोलोगी सर, वो तो गाड़ी गति में है, जो गाड़ी चल रही है वो तो बहुत गति में, स्पीड में है, तो क्यों उसके हाथ ही में गेंद गिरा? इसलिए कि वो भी उसके साथ साथ उतना ही गति में है जितना कि गाड़ी गति में है, इसलिए उसके हाथ में ही बॉल आकर गिरेगा। यदि उसी गेंद को ये खिड़की से बाहर फेंकेगा और अपने ऊपर की तरफ अपने सामने ही सोचेगा कि वो आकर मेरे हाथ में ही गिर जाए, तो नहीं। बात क्या होगा कि आदमी भी गति है, गाड़ी के साथ साथ आदमी भी गति में है, लेकिन बाहर फेंकेगा तो गेंद क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा, तो गेंद जहाँ पर थी वहीं पर गिर जाएगी और गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे गति का, न्यूटन के प्रथम गति का नियम कैसे होता है, और उसमें जो व्यक्ति या कोई वस्तु गति में रहे या विरामावस्था में रहे यानी कि रेस्ट में रहे, तब तक उसके गति और विराम में परिवर्तन नहीं आ सकता है जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। या एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, कोई यात्री अगर कोई बस में सफ़र कर रहा है, कोई व्यक्ति यदि बस में सफ़र कर रहा है, तो वो बस यदि रेस्ट में है, बस रुकी हुई है और व्यक्ति वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ है बस में, तो ऑटोमेटिक बस चलने लगेगी, रुकी रहेगी और तुरंत गाड़ी चलने लगेगी आगे की तरफ। तो व्यक्ति का पोजीशन क्या होगा? व्यक्ति पीछे की तरफ झुकेगा। अब पूछिए सर, पीछे की तरफ क्यों झुकेगा? तो देखिए, जो व्यक्ति का बॉडी का हाफ पार्ट है, जो कमर से नीचे है, वो गाड़ी के साथ वो भी गति में हो जाता है, लेकिन उससे ऊपर वाला जो शरीर का भाग है वो क्या रहता है? रेस्ट में रहता है, इसलिए वो वहीं पर अपना रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की तरफ झुक जाता है और आगे वाली बॉडी आगे गाड़ी के साथ मूव हो जाता है, आगे बढ़ जाती है, गति में हो जाती है, इसीलिए वो व्यक्ति पीछे की तरफ झुकता है। अब सोचिएगा कि सर, गाड़ी को जब कोई ब्रेक लेता है अचानक से, तो क्यों आगे की तरफ झुकते हैं? वो भी न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ब्रेक लेने पर आगे की तरफ क्यों झुकते हैं? तो देखिए, अब वो सारा पार्ट ऑफ बॉडी जो है व्यक्ति का, जो पूरा शरीर का जो भार है, वो क्या होता है? गाड़ी के साथ मोशन में होता है, यानी कि गति में हो जाता है। लेकिन यदि गाड़ी जब रुकती है तो नीचे वाला पार्ट जो उसके साथ अटैच है, पैर वगैरह कमर से नीचे, वो भी रुक जाता है। जब गाड़ी रुकती है तो वो भी रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है कमर से ऊपर, वो क्या रहता है? वो गति में रहता है अपना, तो आगे की तरफ चलने की कोशिश ही करता था कि गति में ही रहे, लेकिन नीचे वाला पार्ट रुक जाने की वजह से वो आगे की तरफ झुक जाता है, इसलिए कि वो गति में था।
और जो गति में था उसके पार्ट गाड़ी के साथ अटैच था, वो क्या हो गया, गाड़ी की जब रुकी तो वो भी रुक गया, लेकिन ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये अपना उसी पोजीशन में रहने के चाहा, इसीलिए वो क्या हुआ कि वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो आप लोग ये एग्जाम्पल के तौर पर आसानी से समझ चुके होंगे। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। ओके, तो अब आइए हम लोग जानते हैं न्यूटन का सेकेंड नियम, यानी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलते हैं, जिसको हम लोग संवेग के नियम के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि संवेग क्या होता है। तो संवेग वो वेग होता है जो कोई वेग, देखिए संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है वो हम लोग उसको मोमेंटम इंग्लिश में बोलते हैं। संवेग को हम लोग इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, जिसको हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं, P से इंडिकेट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है, M मल्टीपल V होता है। M मतलब मास होता है, M मतलब मास होता है, और V मतलब वेलोसिटी होता है। और कोई भी, और मास का हिंदी होता है द्रव्यमान, और वेलोसिटी का हिंदी होता है गति। तो कोई भी द्रव्यमान है वो गति में अपना परिवर्तन लाने का जो दर है उसी को हम लोग संवेग बोलते हैं, यानी कि मोमेंटम कहते हैं। जो उसका मास है और उसका वेलोसिटी का जो रेट में चेंजेबल आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ओके, आप लोग समझ चुके हैं संवेग क्या होता है। तो आइए अब आप लोग को एक थ्योरी प्रूफ कराने वाले हैं, जिससे कि बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, या न्यूमेरिकल बनाने को आएगा तो बहुत आसानी से आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं, या उससे बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रोवाइड होता है जो कि आप लोग हम कराने वाले हैं। हाँ दोस्तों, न्यूटन्स का द्वितीय नियम आप लोग जान चुके होंगे। अब आइए हम बताने वाले हैं आप लोग को कि इस पर बहुत सारा कैसा कैसा फार्मूला बन सकता है इसके न्यूटन के द्वितीय नियम से, और इससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस फार्मूला पर आधारित। तो आप लोग समझ जाइएगा तो बिल्कुल आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से किसी भी एग्जाम का। देखिए, यदि कोई यहाँ पर वस्तु है, कोई जैसे समझ लीजिए कार्टून डिब्बा में कुछ वस्तु रखा गया है, और इस वस्तु का नाम रख दे रहे हैं P1। और P1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि P से संवेग को इंडिकेट करते हैं। संवेग को सिंबल, संवेग का सिंबल है P से डिनोट करते हैं संवेग को। तो यही P से इसको डिनोट कर रहे हैं। कोई भी संवेग से ही कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, यानी कि इस वस्तु का कुछ न कुछ अपना मास भी होगा, कुछ न कुछ तो इसका मास होगा अपना, और कुछ न कुछ ये वेलोसिटी से भी जा रहा होगा। लेकिन ये प्रथम इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कितना के स्पीड से जा रहा है अभी मालूम नहीं। अभी तो ये विरामावस्था में वस्तु है ना, अभी रुका हुआ है, अभी ये गति में नहीं है, वेलोसिटी स्पीड में नहीं है। तो ये अपना रेस्ट में है, रुका हुआ है वस्तु, इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं U से। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी किसे बोलते हैं, जो कि स्टार्ट करता है अपना विरामावस्था से। तो अभी उसका गति मालूम नहीं होता है कि क्या होता है, तो विरामावस्था में है। अब यहाँ से यहाँ सफर करेगा, यानी कि यहाँ तक आया। इस पॉइंट्स को हम लोग मान लेंगे P2, क्योंकि संवेग का दूसरा स्थान हो गया। अब ये संवेग से चला और यहाँ तक इस संवेग पर पहुँच गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, V से इंडिकेट करते हैं। तो V क्या हुआ, जैसे यहाँ से चला तो कुछ न कुछ मास होगा इस ऑब्जेक्ट का, और कुछ न कुछ वेलोसिटी भी होगा। यहाँ से यहाँ सफ़र करने में कुछ न कुछ वेलोसिटी भी लगा होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ओके, कुछ मास और कुछ वेलोसिटी के साथ, और यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम भी लगा होगा। ओके, तो आइए हम लोग देखिए अब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, P2 माइनस P1 कर देंगे। मतलब दूसरा जो मोमेंटम है, यानी कि संवेग है P, जो P से इंडिकेट करते हैं, दूसरा संवेग से दूसरा मोमेंटम से पहला मोमेंटम को घटा देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से जाने में कुछ समय भी लगा होगा। तो देखिए P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, mv क्या हो जाएगा, mv, इसलिए कि P2 इक्वल के क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इसको v से इंडिकेट करते हैं, तो mv हो जाएगा। और माइनस P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mu, क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा। ओके, और t क्या हो जाएगा, t का t ही हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये दोनों में कौन सा नंबर शामिल है, m शामिल है। m को कॉमन कर लेंगे, v माइनस u बाई टी हो जाएगा। अब आप लोग पढ़े होंगे, या देखिए एक बात को और ध्यान में रखना होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक इसको पुश किया गया, यानी कि कुछ न कुछ बल लगाया गया, बल के साथ ही यहाँ से यहाँ तक पुश हुआ है ना। इसको F इक्वल टू लिखेंगे, F इक्वल टू इतना लिखेंगे,
F इक्वल टू ओके। तो देखिए अब ये आप लोग पढ़ चुके हैं मोमेंटम क्लास में, बहुत अच्छा से जानते हैं आप लोग। मोशन में आप लोग पढ़ चुके हैं इसको कि v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए होता है, यानी कि एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, त्वरण। ओके, एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण बोला जाता है। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टी। तो इतना की जगह पर हम लोग ए रख सकते हैं, यानी कि इसका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है इतना ही त्वरण का। तो देखिए F इक्वल टू एम ए हो जाएगा, इसलिए कि इतना की जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एम ए हो गया, यानी कि इसका आप लोग क्या हो गया, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा हिंदी में, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। ओके, देखिए आसानी से प्राप्त कर लिए। अब कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, कितना भी मास रहेगा और उसका वेलोसिटी भी कितना रहेगा, एक्सीलरेशन भी कितना रहेगा, तो आप लोग ये फोर्स निकाल सकते हैं, या यहाँ पर मोमेंटम निकालना होगा तो आप लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा दोनों फार्मूला को यूज करके। और न्यूटन्स के द्वितीय नियम के अंतर्गत कोई क्वेश्चन आएगा तो ये दो फार्मूला से आप तुरंत सॉल्यूशन करके दे दीजिएगा। तो आइए आप लोग समझ चुके हैं, और कुछ एग्जांपल है उसके आधार पर आप लोग समझ जाइए। उसके बाद आप लोग न्यूटन्स का तृतीय नियम कराने वाले हैं, और इसके बाद आप लोग तुरंत ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। सिर्फ एक लाइन में तीनों नियम क्लियर हो जाएगा न्यूटन का, ये मेरा दावा है। हाँ दोस्तों, आइए देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पर भी आप समझ सकते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम के अंतर्गत जो गति है, वेलोसिटी, उसका क्या परिवर्तन उसमें होता है। तो देखिए, जैसे में आप एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए, पत्थर से किसी के सिर पर मारिए, पत्थर से न मारो सिर पर, बोला जाता है ना, पत्थर से सिर पर मारिए तो उसको थोड़ा सा चोट लगेगा, उसको अपना सहला लेगा और सहला कर बोलेगा ओ थोड़ा सा चोट लगा, ठीक है, उससे उसको रिलीफ हो जाएगा। लेकिन वहीं जितना मास पत्थर का था उतना ही मास का कोई गोली ले लीजिए और बंदूक से उसको मारिए गोली से, तो क्या होगा, तुरंत पार कर जाएगी। और उसका आप समझ रहे होंगे आप लोग उसके बाद क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका क्यों ये प्रभाव हुआ, ऐसे क्यों प्रभाव पड़ा कि उतना ही मास का, जितना उसका वजन था उतना ही गोली का भी वजन था, जितना कि पत्थर का वजन था। लेकिन पत्थर मारने से वो सहलाकर सिर्फ काम चला लिया और गोली मारने के बाद उसका कहानी खत्म। तो ऐसा क्यों हुआ, या आर पार कर गई, क्यों ऐसा हुआ, तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा था, क्योंकि वेलोसिटी गोली का ज़्यादा था और पत्थर का वेलोसिटी कम था उसके अपेक्षा। तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा वो किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा प्रभावित करेगा और प्रभावित होगा। आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब आइए हम लोग जानते हैं न्यूटन्स का तृतीय नियम, न्यूटन्स का थर्ड लॉ जानते हैं, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन यानी क्रिया का प्रतिक्रिया, कि कोई भी वस्तु का एक्शन का रिएक्शन मिलता है, कोई भी वस्तु पर एक्शन का रिएक्शन मिलता है, यानी क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया मिलता है। जितना फोर्स हम उस ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं वो भी ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स हम पर भी लगाता है। इसको ही न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ के अंतर्गत ही आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आप जमीन को जितना ही तेजी से मारिएगा पैर से, जमीन को पैर से जितना ही तेजी से मारिएगा उतना ही आपको चोट लगेगा, इसलिए कि उस जमीन पर जितना ही आप फोर्स लगा रहे हैं जमीन भी उतना ही आप पर फोर्स लगा रही है, तो चोट लगेगा ही लगेगा आपको। या आप दीवार को धक्का दीजिए या इस पर जोर से मारिए, ये दीवार पर जोर से मारिए तो आपको ही चोट लगेगा, क्योंकि आप जितना फोर्स दीवार पर लगाए वो भी आपके विपरीत प्रक्रिया में उतना ही फोर्स लगाएगा उधर से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ही फोर्स आप लगाइएगा उतना फोर्स लगाएगा, लेकिन अंतर एक चीज का होता है, वो क्या होता है, दिशा का। दिशा विपरीत होगा, आप लगाइएगा फोर्स उसका जिस डायरेक्शन में, उसका अपोजिट डायरेक्शन में वो वस्तु आप पर फोर्स लगाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे आप कोई पृथ्वी को चलते हैं तो पृथ्वी को आप क्या करते हैं,
पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, चलते जाते हैं, पीछे की तरफ खींचते जाते हैं, लेकिन वो आपको आगे की तरफ फेंकती है। पृथ्वी जो है आपको आगे की तरफ फेंकती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आप लगा रहे हैं पीछे की तरफ, वो फेंक रही है आगे की तरफ, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन कभी भी होगा। या आप लोग एक और एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप लोग, या फिगर के माध्यम से भी। तो आप यहाँ पर गेंद, जैसे गेंद को नीचे, फुटबॉल वाला गेंद हो या क्रिकेट गेंद हो, किसी को नीचे ज़मीन पर पटकेंगे आप, तो फिर जितना फोर्स लगाकर पटकेंगे नीचे, उतना ही ऊपर फेंकेगी। इसलिए कि जितना फोर्स अर्थ पर हम लगाए गेंद के माध्यम से, उतना ही फोर्स अर्थ भी लगाई उस गेंद पर, तो उतना ही ऊपर उसको फेंकेगी। और जितना ही फिर स्लो होता जाएगा, एक बार पटक के छोड़ दीजिएगा तो बार बार उसका स्पीड स्लो होता जाएगा। क्योंकि उस पर फोर्स कम लग रहा है, तो नीचे से भी फोर्स कम लग रहा है। एक बार करते करते रुक कर फिर विरामावस्था में वो आ जाएगी, इसलिए कि उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा। आप तो आप समझ चुके होंगे। या कोई भी आप नाव पर जा रहे हैं, तो नाव भी क्या करती है, पानी को पीछे की तरफ काटती है, तो पानी भी उस पर उतना ही फोर्स लगाती है, आगे की तरफ उसको भेजती है। सब न्यूटन का थर्ड लॉ के अंतर्गत ही आता है। तो जैसे आप लोग एक और एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट हुआ, कोई स्टूडेंट वो बहुत सारा किताब उठाया है, तो किताब का कुछ तो वेट होगा, कुछ तो मास होगा, और जितना ही वेट उठाया है उतना ही उस किताब, जितना किताब का उसमें वेट है, जितना ही किताब का वेट है उतना ही उसको अपना भी बल लगाना पड़ेगा, तभी हाथ से, तभी वो किताब को टिक पाएगी हाथ में, नहीं तो वो किताब नीचे गिर जाएगी। ओके, आप लोग समझ चुके होंगे। या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ऐसा जो कि अपोजिट रिएक्शन दे, कोई भी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन दे, ऐसा तो हजारों एग्जांपल होगा। इतना एग्जांपल के माध्यम से आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। बहुत आसान होता है न्यूटन का थर्ड लॉ का नियम। तो आप लोग एक्शन का विपरीत रिएक्शन देना है, कोई भी एक्शन का विपरीत रिएक्शन देना है, वही क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे। या एक और एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए पिक्चर में भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे कोई भी बंदूक से हम लोग गोली छोड़ते हैं या छोड़ा जाता है, तो उसको उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है, उससे अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, नहीं तो जितना आप आगे की तरफ मारिएगा गोली जाएगा, उतना ही वो पीछे की तरफ भी फेंकेगा वो बंदूक को, तो आप गिर सकते हैं और चोट लग सकता है, इसलिए आपको एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आप लोग को सावधान रहकर गोलियां चलाना पड़ता है। तो एक्शन का अपोजिट रिएक्शन देता है वो सब। हाँ दोस्तों, आइए आप लोग को तीनों न्यूटन का तीनों नियम जो है वो आप लोग को ट्रिक के माध्यम से क्लियर करा दे रहे हैं, बस 1 मिनट में। देखिए ट्रिक से जड़ से क्रिया, क्या आप लोग को बस एक वर्ड शब्द याद रखना है, एक लाइन याद रखना है, आप लोग कंठस्थ कर लेना है कि जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया, रट लीजिए। जड़ से क्रिया कर लीजिएगा तो आपका पूरा न्यूटन का तीनों नियम क्लियर हो गया। देखिए ये ट्रिक शब्द है, क्या है, जड़ है, जड़। तो जड़ माने जड़त्व होता है, क्या होता है, जड़त्व। जड़त्व का इंग्लिश क्या होता है, इनर्शिया होता है। इनर्शिया कौन सा नियम है, प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट नियम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, अब जड़ से जड़ हो गया से मतलब क्या हो गया, सेकेंड, सेकेंड नियम, यानी कि सेकेंड नियम कौन सा नियम होता है, संवेग का नियम होता है, लॉ ऑफ मोमेंटम होता है। अब देखिए क्रिया, क्या बचा, जड़ से क्रिया, क्रिया का मतलब क्या हुआ, थर्ड नियम हो गया। क्रिया में क्या थर्ड नियम हो गया, ये तो आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, इसलिए कि क्रिया जो होता है वो क्रिया की प्रतिक्रिया होता है, क्रिया का ही प्रतिक्रिया होता है। तो क्रिया का प्रतिक्रिया यानी कि थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन का जो रिएक्शन देगा वो क्या होगा, थर्ड लॉ हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई भी, तो आप लोग आसानी से इसके माध्यम से दे सकते हैं आंसर। और जड़त्व का नियम जो पूछा जाएगा, किस नियम, न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, तो प्रथम नियम पर यानी कि फर्स्ट नियम पर। और संवेग का नियम किस पर आधारित होता है, तो सेकेंड नियम पर। यदि क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वो किस पर आधारित, न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, न्यूटन का थर्ड नियम पर आधारित होता है। ठीक है, पूरा आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, और अध्ययन भी कर सकते हैं या लिख सकते हैं आप। हाँ दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।